पिछले कई सालों से भारत सरकार अपने हर भाषण में एक बात बोलती है कि देश का हर गांव जगमगा रहा है। जो काम दशकों तक नहीं हुआ वो उन्होंने महज 1000 दिन में कर दिखाया। 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। यानी आज देश के कुल 7,935 शहरों और 6,40,867 गांवों का कोना कोना रोशन है। हालांकि NFHS 5 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भारत में 95% ग्रामीण और 99% शहरी घरों में बिजली है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये आंकड़ा 97% है, जिन्हें देखकर एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि आखिर सरकार 140 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाती कैसे। तो इसके लिए भी भैया काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत का एनर्जी सेक्टर काम कैसे करता है और इसका देश की इकोनॉमी, उसके डेवलपमेंट पर कितना असर पड़ता है। इसे आज थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत कितना बड़ा देश है। हमारी पॉपुलेशन के आंकड़े भी किसी से छिपे नहीं रहे। आज हम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारत ने अपनी सारी शिद्दत पॉपुलेशन बढ़ाने में लगा दी। पॉपुलेशन के साथ भारत ने पिछले 2 दशकों में अपनी इकोनॉमी को भी तेजी से बढ़ाया है। यही कारण है कि आज देश में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली है। 2022 में तो हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ऑलरेडी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए थे। वहीं तमाम रेटिंग एजेंसियों ने अगले 2 सालों में भारत की जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया है। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और जीडीपी किस चीज के सहारे चलती है। ज्यादा सोचिए नहीं, इसका एक आसान सा जवाब है बिजली, या यूं कहें कि एनर्जी। यानी अगर भारत में आज बिजली सप्लाई बंद हो जाए ना साहब, तो हम दशकों पीछे चले जाएंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की बिजली का 3रा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं इस साल भारत में बिजली की मांग 1,51,18,470 यूनिट तक रही है। इसे जानने के लिए पहले यूनिट का मतलब समझिए। देखिए, 1 यूनिट माने 1 किलोवाट पर आवर, यानी कि 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 यूनिट बिजली की खपत करता है। दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद हमारा एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। अगले 1 दशक में यानी 2032 तक बिजली की मांग सालाना 4.9% की दर से बढ़ेगी। बिजली को लेकर भारत की डिमांड इतनी हाई होने के बावजूद भी हमारी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अभी भी बहुत कम है। यानी हमारे देश में लोग उतनी अमाउंट में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते जितना कि बाकी देशों में करते हैं। 2021-22 में भारत की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1255 किलोवाट पर आवर थी, जो दुनिया का लगभग 1/3 है। देखिए, इंडिया एक बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री है। इसके बावजूद देश में अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बिजली का एक्सेस बहुत कम है या कोई एक्सेस ही नहीं है। यार, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनर्जी कंजप्शन का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि ये रिलेशन काफी गहरा है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे बिजली की जरूरत पड़ेगी। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ में यूटिलाइजेशन भी। यूटिलाइजेशन आमतौर से देश की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए ही होता है। यानी कि अगर आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। साथ ही अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपके पास एनर्जी की डिमांड बढ़ ही जाएगी। तो ये दोनों चीजें ही एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। इसलिए जब से इंडिया आजाद हुआ है, हमारी सरकारों ने भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एनर्जी पर फोकस किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो भाई भारत के एनर्जी सेक्टर में 3 चीजों को ठीक करना जरूरी है। और दोस्तों, यही 3 चीजें इंडिया की एनर्जी पॉलिसी की नींव हैं। इसमें पहला पिलर है एनर्जी एक्सेस, यानी कि सरकार ये इंश्योर करे कि देश में हर किसी को रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी मिल सके। आजादी के वक्त देश के बड़े बड़े हिस्सों में, स्पेशली गांव वाले एरियाज में कोई बिजली नहीं थी। अभी भी करीब 64 लाख लोग अंधेरे में हैं। यानी वो देश की ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं है। जबकि 2021 में तो ये संख्या 675 मिलियन थी। इसके अलावा 836 मिलियन लोगों के पास मॉडर्न फ्यूल का भी कोई एक्सेस नहीं था, जिसका इस्तेमाल वो अपने खाना बनाने के लिए भी कर सके। यही कारण है कि एनर्जी को एक्सेसिबल बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब दूसरे पिलर की अगर बात करें तो वो है एनर्जी सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में इंडियन सेल्फ सफिशिएंट बने, जिसकी वजह से उसे किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब इंडिया को बाकी देशों से अलग अलग फॉर्म एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ी है, और आज इस इंपोर्ट की इंपॉर्टेंस साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब अगर फाइनल और तीसरे पिलर की बात करें तो वो है भारत की एनर्जी पॉलिसी।
जिसका मेन मकसद क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, यानी कि एक बैलेंस रखना एनर्जी और एनवायरनमेंट के बीच। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ऐसे में अगर आप 1 मिनट के लिए रुककर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो हमें मिलती कैसे। अगर उसे एक ऑर्डर में देखें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा एनर्जी आज भी कोयले के जरिए कंज्यूम की जाती है। इसके बाद बारी आती है पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की, और फिर रीन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी की भी बारी आती है। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी और फिर नॉन कमर्शियल सोर्स एनर्जी की मांग को पूरा करता है। अब ऐसे में आप खुद ही सोच कर देखिए साहब कि आज के समय में एक दिन भी पेट्रोल या डीजल के बिना कल्पना करना कितना मुश्किल है। ऐसे ही अगर एक दिन भी पूरे देश में बिजली रुक जाए तो पूरा देश काम करना बंद कर देगा। इमेजिनेशन हम आपसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में हमारे देश के लोग और हमारे देश की इकोनॉमी किस तरीके से पूरी तरह एनर्जी पर डिपेंड करती है। वहीं अब अगर हम इन सभी रिसोर्सेज से निकलने वाली एनर्जी की हार्वेस्टिंग को समझें तो इसकी शुरुआत हम कोयले से करते हैं। दोस्तों, कोयला आज के समय में इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन भी भारत के टोटल एनर्जी में से 51.1% एनर्जी अकेले कोयले से आती है, यानी आधे से भी ज्यादा। वहीं 1 किलो कोयले से महज 3 यूनिट बिजली बनती है। तो सोचो साल भर में कितने कोयले की खपत होती होगी। यहाँ पे कोयले को धरती से निकालने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है, जो अपने साथ लेकर आती है ढेर सारा पॉल्यूशन। वहीं कोयला एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया में कोल रिजर्व हमेशा से बहुत ज्यादा अमाउंट में थे। भारत कोयले के भंडार के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है और इस कोयले का 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। वहीं अगर कोल माइनिंग के ऊपर कंट्रोल की बात करें तो इंडिया में आजादी के पहले कोयले की खदानों पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहता था। जो प्राइवेट कोल माइंस थे वो इसमें बड़े बड़े एक्सप्लोसिव बम का इस्तेमाल करते हैं ताकि धरती से कोयला ब्लास्ट आउट किया जा सके। ऐसा करके कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी को ही खदानों से निकाला जाता था और बाकी बचा हुआ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा भी हमारी माइनिंग टेक्निक्स में कई प्रॉब्लम्स थी। अक्सर जब अनस्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स कोयले को दीवारों से निकालते थे तो वो ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से माइनिंग टनल्स अंदर से फट जाती या कोलैप्स कर जाती। इस हादसे में कई लोगों की जान तक चली जाती थी। कई बार सेफ्टी लैंप के साथ छेड़छाड़ की वजह से पूरे टनल में गैस भर जाती, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता था। ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को नोटिस जरूर किया और साल 1936 में एक रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसमें कहा गया था साहब कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, कोयले की स्टेट ओनरशिप। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले 20 सालों के लिए चीजें ऐसे ही चलती रही। फिर साल 1955 में यानी आजादी के बाद एक नई कोल कमीशन ने फिर से उसी बात पर ध्यान दिया जो 1936 की रिपोर्ट में कही गई थी। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो कोल इंडस्ट्री है उसका नेशनलाइज करना होगा, वो भी अर्जेंटली, वरना देश के पास कुछ नहीं बचेगा और देश के सारे रिसोर्सेज को लूट लिया जाएगा। जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने तुरंत फैसला किया कि देश की कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस काम में और 15 साल लग गए। आखिर में 1972 में जाकर भारत की सभी कोल माइंस को नेशनलाइज किया गया, यानी सरकार ने खदानों को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब सरकार ने कोयले को नेशनलाइज कर दिया तो ये सारी चीजें सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आ गई। इस मिनिस्ट्री ने कोल प्रोड्यूस करने के लिए 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सरकारी कंपनी सेटअप किए। इसमें एक थी कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर थी। आज भारत में 80% डोमेस्टिक कोल की प्रोडक्शन इस एक कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है और इसमें 3,70,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। खैर दिक्कत तब आई जब कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले को पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज बेचना शुरू किया, वो भी एक बड़े नुकसान पर। ऐसे में सरकार के लिए गवर्नमेंट कंपनीज को बिना मुनाफे के चलाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा लेबर स्ट्राइक्स और टेक्निकल फेलियर्स भी हुए, जिससे चीजें और स्लो डाउन हो गई। अब इन सब का रिजल्ट ये निकला कि भाई इंडिया में डोमेस्टिक कोल की भारी शॉर्टेज देखने को मिली। देश की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूरन बाहर के देशों से कोयला इंपोर्ट करना पड़ा, वो भी ज्यादा दाम पर। 1990 से 2010 के बीच में इंडिया के कोल इंपोर्ट्स 3% से लेकर 14% तक बढ़ गए। वहीं पिछले 5 साल की अगर बात करें तो कुल खपत का 26% कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जो अब घटकर 21% रह गया है। भारत हर साल 20 करोड़ टन कोयला इंपोर्ट करता है, जो जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। अब एक ऐसा देश जहां पर कोल रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में है, वहां इतना इंपोर्ट इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है।
इंडिया की कोल इंडस्ट्री भले ही सरकार के द्वारा डोमिनेटेड है, लेकिन यहाँ अब भी कुछ प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व हैं। देश में टोटल कोल प्रोडक्शन का करीब 10% कैप्टिव कोल प्रोडक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी इस सरकार के रेगुलेशंस काफी दिक्कत खड़ी कर देते हैं। और ये सिर्फ कोयले की कहानी नहीं है साहब, ऑयल, पेट्रोल और नेचुरल गैस इंडस्ट्री में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। साल 2012 में इंडिया के टोटल एनर्जी कंजप्शन में ऑयल, पेट्रोल और नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 30% थी, जो 2021-22 में बढ़कर 48% हो गई। वहीं अगर हाल ही की बात करें तो यह आंकड़ा 46.3% है। देखिए, देश में हमेशा से ही ऑयल और गैस रिजर्व की कमी रही है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1990 और 2012 के बीच में इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट 37% से बढ़कर 70.5% तक पहुंच गया था। वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 87.3% हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हालांकि पिछले कई सालों से तो गवर्नमेंट ने सबको रिन्यूएबल एनर्जी का सपना दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद तो इनका धंधा बिल्कुल चौपट होने के कगार पर है। हालांकि इंडिया के लिए तो ये एक एडवांटेज ही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से पॉल्यूशन फैलता है। और ऐसे में अब सरकार को भी एक बड़ी अच्छी लाइफलाइन मिली है रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में। स्पेशली अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर बना, वो है इंडिया में सोलर एनर्जी। पीएम ने कुछ ही समय पहले ये अनाउंस किया है कि 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। यानी हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट रीच करेंगे, वो भी आने वाले 50 सालों में, यानी साल 2070 में। अब आप में से जो लोग नहीं जानते हैं नेट जीरो क्या है, तो आपको बता दें कि इंडिया के नेट जीरो टारगेट्स में 4 मेन शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस पर डेफिनेटली काम भी हुआ है। सोलर इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, वो भी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज दोनों के द्वारा। यही कारण है कि अब सोलर एनर्जी कोल बेस्ड थर्मल पावर एनर्जी से सस्ती बन चुकी है। पिछले साल बेची गई कोल एनर्जी का रेट जहां अप्रोक्सीमेटली 3.25 रुपए पर यूनिट चल रहा है, वो अब 4.4 रुपए पर यूनिट है। तो वहीं सोलर से बनने वाली बिजली महज 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेची गई थी। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी में 64.38 गीगावाट सोलर एनर्जी, 51.79 गीगावाट्स हाइड्रो प्रोजेक्ट एनर्जी और 42.2 गीगावाट्स विंड एनर्जी, 10.77 गीगावाट बायो एनर्जी शामिल है। जिसे अगर टोटल किया जाए तो टोटल 168.96 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी हम आज की डेट में हम जनरेट कर रहे हैं। वैसे ये तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अपना टारगेट 500 गीगावाट तक पहुंचना है, जो कि अभी भी एक लंबा रास्ता है। इसके लिए हमें टोटल कंजप्शन भी इसे तेजी से बढ़ाना होगा। ये इतनी तेजी से बढ़ना चाहिए कि 2070 तक 100% पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से हो। लेकिन बुरी खबर इसमें यह है कि आज भी इंडिया में 77% इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है। लेकिन हमारा टारगेट है 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन तक पहुंचना। ऐसे में इसके लिए काफी और मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आने वाले 7 सालों में क्या हम अपनी टोटल एनर्जी का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।